प्यारे बच्चों, मैं चंद्रकला एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर बच्चों समाज शास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, ये कक्षा 11 की समाज शास्त्र की कक्षा है। इसमें हमने आपकी पुस्तक लिया है समाज शास्त्र परिचय। बच्चों, आपका ये अध्याय 2 है जिसका नाम है समाज शास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उसका उपयोग। बच्चों, हम इसके दूसरे भाग को पढ़ रहे हैं। हमने इसके पहले भाग का अध्ययन कर लिया है और पहले भाग में हमने पढ़ा कि प्रत्येक विषय की अपनी शब्दावली होती है, उसी प्रकार समाजशास्त्र की भी अपनी शब्दावली और संकल्पनाएं हैं। तो आज हम यहाँ पढ़ेंगे एक प्राथमिक संकल्पना, सामाजिक समूह। बच्चों, हम समूह में रहते हैं, इसलिए समूह का निर्माण करते हैं। तो समूह का निर्माण कैसे होता है, जिसे हम सामाजिक समूह कहते हैं, उसका निर्माण कैसे होता है, यहाँ समाजशास्त्रीय अध्ययन में हम इसी को देखेंगे। आइए बच्चों, जान लेते हैं कि हमने पिछले अध्याय में क्या अध्ययन किया था। तो पिछले अध्याय में हमने शब्दावली के विषय में पढ़ा था कि प्रत्येक विषय की अपनी शब्दावली, संकल्पनाएं होती हैं और उनका उपयोग उस विषय में कितना महत्वपूर्ण होता है, ये हमने पिछले अध्याय में जाना। और अब हम देखेंगे कि उनका उपयोग कैसे होता है। बच्चों, आपके इस लेसन का उद्देश्य है सामाजिक समूह एवं समाज के विषय में जानना और समझना। तो आइए देखते हैं प्राथमिक समूह, जिसे समाजशास्त्रीय अध्ययन में प्राथमिक अवधारणा कहा जाता है। तो हम इस अवधारणा से अवगत होने के लिए उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज के इस भाग का चर्चा का विषय है सामाजिक समूह एवं समाज। इसके बाद हम देखेंगे सामाजिक समूह की कुछ परिभाषाओं को, जिसके आधार से हम सामाजिक समूह को समझेंगे, जैसे मैकाइवर, निम्काफ, आगबर्न तथा निम्काफ। इनकी परिभाषाओं को हम देखेंगे सामाजिक समूह के अर्थ को समझने के लिए। इसके बाद हम समाज की परिभाषा को लेंगे, मैकाइवर की परिभाषा को समाज को जानने के लिए। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे समुच्चय किसे कहते हैं और अर्ध समूह किसे कहते हैं। उसके बाद अंत में हम देखेंगे सामाजिक समूह में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो बच्चों, आइए देखते हैं। आपका यहाँ जो पहली अवधारणा ली जा रही है वो है सामाजिक समूह। समाजशास्त्र मानव के सामाजिक जीवन का अध्ययन है। बच्चों, मानव जीवन के अनेक पक्ष हैं, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, अनेक पक्ष मानव जीवन के होते हैं। लेकिन समाजशास्त्र मानव जीवन के सामाजिक पक्ष का अध्ययन करता है। तो मानव जीवन की एक परिभाषित विशेषता यह है कि मनुष्य परस्पर अंतःक्रिया करता है। अंतःक्रिया कहते हैं बच्चों एक दूसरे से जो हम संबंध रखते हैं। तो मनुष्य जो एक दूसरे से व्यवहार करता है, बातचीत करता है, इससे सामाजिक सामूहिकता का निर्माण होता है। समाजशास्त्र का यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें और उसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण को समझें तो दो बातें स्पष्ट होती हैं जो कि अहानिकारक है। तो ये जो अहानिकारक तथ्य सामने आते हैं वो है प्रत्येक समाज में, चाहे वो प्राचीन या सामंती अथवा आधुनिक हो, एशियन या यूरोपियन या अफ्रीकन हो, मानवीय समूह और सामूहिकताएं विद्यमान रहती हैं। तो बच्चों, अगर हम प्राचीन काल का अध्ययन करें जिसमें सामंती व्यवस्था लागू थी, इसके बाद यदि हम यूरोपियन देशों के बारे में अध्ययन करें, एशियन देशों के बारे में अध्ययन करें और अफ्रीकन
देशों के बारे में अध्ययन करें तो किसी भी समाज का यदि हम अध्ययन करें तो वहाँ पाएंगे कि वहाँ मानवीय समूह अवश्य पाए जाते हैं और उसमें सामूहिकताएं पाई जाती हैं। तो बच्चों, जैसा कि स्पष्ट है कि समाज मनुष्यों से बनता है और मनुष्यों के बीच आपस में अंतःक्रिया पाई जाती है और इस अंतःक्रिया का परिणाम होता है सामाजिक समूह का निर्माण। तो पहले तो एक समूह का निर्माण होता है, फिर वो धीरे धीरे उसमें अन्य तत्व शामिल होने लगते हैं, जिसके बाद सामाजिक समूह का निर्माण होता है। तो बच्चों, जो पहली बात सामने आती है कि कोई भी समाज हो, कोई भी देश हो, विश्व के कोई भी समूह हो, सभी में मानवीय समूह और सामूहिकताएं पाई जाती हैं। दूसरा तथ्य ये सामने आता है कि विभिन्न समाजों में समूहों और सामूहिकताओं के प्रकार अलग अलग होते हैं। तो हम किसी भी समाज को ले लें, चाहे प्राचीन समाज को ले लें, चाहे आधुनिक समाज को ले लें, या किसी भी देश को ले लें, किसी भी महाद्वीप को ले लें, जैसा कि यहाँ पे आपके अध्ययन में सामने आ रहा है, एशियन देश, यूरोपियन देश, अफ्रीकन देश, जिनका उदाहरण यहाँ पर लिया गया है। तो इन देशों का, इन स्थानों का यदि हम अध्ययन करें तो पाएंगे कि समूह और सामूहिकताएं पाई जाती हैं, लेकिन ये समूह और सामूहिकताएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। एक ही प्रकार के समूह हर स्थान पर नहीं पाए जाते हैं, इसमें भिन्नता होती है। तो दो तथ्य सामने आते हैं कि मानव समूह और सामूहिकताएं विद्यमान होती हैं, और दूसरा ये समूह और सामूहिकताएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, एक ही प्रकार की नहीं होती हैं। आइए बच्चों, हम जान लेते हैं कि सामाजिक समूह किसे कहते हैं। समाजशास्त्रीय अध्ययन में ये बहुत ही महत्व रखता है, ये अवधारणा, ये संकल्पना, इसे समझना बहुत आवश्यक है। इसको हम आइए जानते हैं कि सामाजिक समूह का निर्माण केवल उन्हीं व्यक्तियों से होता है जो अपने विभिन्न स्वार्थों तथा जरूरतों के कारण स्वयं को एक दूसरे से संबंधित मानकर आपस में अंतरक्रिया करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जो सामाजिक समूह का निर्माण होता है उसमें व्यक्ति तो शामिल होते ही हैं, लेकिन वहाँ पर मुख्य तथ्य जो सामने आता है वो है उनके स्वार्थ और जरूरत। तो जो समूह का निर्माण होता है उसमें स्वार्थ और जरूरत ये तथ्य महत्वपूर्ण रूप से कार्य करते हैं, क्योंकि अगर उनकी ज़रूरतें ना हो, स्वार्थ ना हो, तो व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं। तो समाज में जो अंतःक्रिया होती है, संबंध होते हैं और एक समीपता पाई जाती है, उसका मुख्य कारण होता है स्वार्थ और ज़रूरत। अगर स्वार्थ और ज़रूरत ना हो तो व्यक्तियों में जो समीपता आती है वो नहीं होगा, जो संबंध बनते हैं वो नहीं बन पाएंगे। तो इस प्रकार ये जो तथ्य सामने खुलकर आ रहे हैं, स्वार्थ और ज़रूरत, ये वो महत्वपूर्ण तथ्य हैं सामाजिक समूहों के निर्माण में, जो कि संबंधों की व्यवस्था करते हैं और एक दूसरे में समीपता लाते हैं। आइए हम एक परिभाषा ले लेते हैं मैकाइवर की। मैकाइवर ने कहा है, समूह से हमारा आशय व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे के समीप हो। तो बच्चों, यहाँ पर मैकाइवर ने जो परिभाषा दी है उसमें व्यक्तियों का संग्रह शामिल है और सामाजिक संबंध शामिल है। तो मैकाइवर की परिभाषा में भी ये बात खुलकर सामने आती है कि सामाजिक समूह एक तो व्यक्तियों का संग्रह होता है और दूसरा उसमें आपस में एक प्रकार का संबंध पाया जाता है और उन संबंधों में समीपता होती है। तो इस प्रकार से मैकाइवर की परिभाषा यदि हम देखें तो सामाजिक समूह के अर्थ को समझने में बहुत आसानी होगी कि व्यक्तियों का संग्रह, उनमें व्याप्त संबंध और उनमें पाई जाने वाली समीपता ही सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं।
आइए बच्चों, सामाजिक समूह को समझने के लिए हम एक और परिभाषा ले लेते हैं आकबर्न एवं निमकाफ की। उन्होंने कहा है कि जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति समीप आकर एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। तो इस परिभाषा में भी ये बात सामने आ रही है कि यहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल होंगे सामाजिक समूह में और उनमें समीपता आएगी, वे एक दूसरे पर प्रभाव डालेंगे, तो इस प्रकार सामाजिक समूह का निर्माण होता है। तो इनके परिभाषा के आधार पर भी अगर हम सामाजिक समूह को समझें तो यहाँ पर भी ये बात सामने आती है कि व्यक्तियों का संग्रह होना चाहिए, उनमें समीपता होनी चाहिए, एक प्रकार का संबंध होना चाहिए और वो एक दूसरे को प्रभावित करते हुए होने चाहिए। तो इस प्रकार सामाजिक समूह के निर्माण में संबंध का होना, व्यक्तियों का संग्रह होना, संबंध का होना, समीपता होनी संबंधों में और उनका एक दूसरे पर को प्रभावित करना, ये सभी तथ्य सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। आइए हम समझते हैं कि समाज किसको कहते हैं। मैकाइवर के शब्दों में समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो बच्चों, अगर हम समाज को समझें तो उसमें संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। जैसा कि मैकाइवर ने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, तो सामाजिक संबंध से ही समाज का निर्माण होता है। सामाजिक संबंधों के निर्माण के क्रम में हम देखेंगे समुच्चय। समुच्चय किस प्रकार सामाजिक समूह का निर्माण करता है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी भी तरह से लोगों का इकट्ठा होना एक सामाजिक समूह बनाए। तो यहाँ ये बात सामने आ रही है कि सामाजिक समूह के निर्माण में लोगों का मात्र इकट्ठा होना ही सामाजिक समूह को नहीं बनाता है। समुच्चय सिर्फ लोगों का जमावड़ा होता है जो एक समय में एक ही स्थान पर एकत्र होते हैं लेकिन एक दूसरे से कोई निश्चित संबंध नहीं रखते हैं। तो अगर हम समुच्चय को यदि हम समझें तो समुच्चय कहते हैं लोगों के भीड़ को, लोगों के एकत्रित होने को, एक स्थान पर जमा होने को हम समुच्चय कहते हैं। लेकिन बच्चों, समुच्चय सामाजिक समूह नहीं होता है, क्योंकि सामाजिक समूह में व्यक्तियों के एकत्रित होने के बाद उनमें एक निश्चित संबंध होना और समीपता होना जरूरी होता है। तो समुच्चय में संबंध नहीं होता है, ना ही समीपता होती है, तो इस कारण समुच्चय सामाजिक समूह नहीं होता है। एक रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे या बस स्टॉप पर प्रतीक्षा करते यात्री या सिनेमा दर्शक समुच्चय के उदाहरण हैं। तो अगर स्टेशन पर हम जाएं बच्चों, आप गए होंगे स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर गए होंगे, हवाई अड्डे पर गए होंगे और बस स्टॉप पर आपने देखा होगा कि इस तरह की भीड़ आप देखते होंगे, बहुत सारे लोग इकट्ठे वहां पर मिलेंगे। तो वो एक समुच्चय का बहुत अच्छा उदाहरण है, लेकिन ये मात्र समुच्चय का उदाहरण है, सामाजिक समूह हम इसको नहीं कह सकते हैं। समुच्चय को अक्सर अर्ध समूहों का नाम दिया जाता है। तो लोगों के इकट्ठा होने को एक प्रकार का अर्ध समूह का नाम दिया जा सकता है, हम उसको एक अर्ध समूह कह सकते हैं, लेकिन उसको हम सामाजिक समूह नहीं कहेंगे। आइए बच्चों, हम समझ लेते हैं कि अर्ध समूह किसे कहते हैं। एक अर्ध समूह एक समुच्चय अथवा संयोजन होता है जिसमें संरचना अथवा संगठन की कमी होती है और जिसके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ या कम जागरूक होते हैं। तो एक अर्ध समूह को यदि हम समझें तो ये भी एक प्रकार का समुच्चय होता है। समुच्चय अर्थात व्यक्तियों का संग्रह होता है अर्ध समूह, और उसमें लोगों का संयोजन होता है, वो एक संरचना होती है जिसमें संरचना और संगठन की कमी होती है। तो अर्ध समूह एक ऐसा संयोजन है जिसमें एक संरचना नहीं पाई जाती है और एक प्रकार का संगठन भी नहीं पाया जाता है और जिसके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ या कम जागरूक होते हैं। बच्चों, अर्ध समूह एक समुच्चय अथवा संयोजन होता है। बच्चों, अर्ध समूह कहते हैं एक प्रकार के व्यक्तियों के एकत्रित होने को, लेकिन उसमें संरचना की कमी पाई जाती है और संगठन की कमी पाई जाती है।
जिसके सदस्य जो होते हैं वो एक दूसरे के प्रति बहुत जागरूक नहीं होते हैं, एक दूसरे को जानते नहीं हैं, तो इनकी जो अनभिज्ञता है और कम जागरूकता है, कभी कभी ऐसा पाया जाता है कि वो जानते तो हैं लेकिन बहुत अधिक एक दूसरे के विषय में नहीं जानते हैं, इसलिए हम उनको अर्ध समूह की संज्ञा देते हैं। सामाजिक वर्गों, परिस्थिति समूहों, आयु एवं लिंग समूह, भीड़ को अर्ध समूह के उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। समाज में बच्चों अनेक प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, जैसे आर्थिक वर्ग, राजनीतिक वर्ग, धार्मिक वर्ग, अलग अलग तरह के समाज वर्गों में बटा होता है। तो इन प्रकार के वर्गों का अस्तित्व समाज में पाया जाता है और विभिन्न प्रकार की परिस्थिति वाले समूह पाए जाते हैं और इसी प्रकार से अनेक प्रकार के आयु वाले समूह पाए जाते हैं, जैसे बच्चों का समूह, महिलाओं का समूह, राजनीतिक पार्टियों का समूह, आर्थिक समूह। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के समूह पाए जाते हैं। इसी प्रकार से लिंग समूह हम देखते हैं, जैसे कि महिलाओं का समूह, पुरुषों का समूह। तो इस प्रकार से लिंग आधारित समूह होते हैं, आयु आधारित समूह होते हैं और विभिन्न प्रकार के पद जो हम समाज में प्राप्त करते हैं उस पर आधारित समूह पाए जाते हैं और वर्गों के समूह पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो समूह पाए जाते हैं वो अर्ध समूह के बहुत अच्छे उदाहरण हैं और इनको हम भीड़ नहीं कहेंगे क्योंकि इनके एक निश्चित उद्देश्य होते हैं, इनका एक लक्ष्य होता है और ये किसी जरूरत से और स्वार्थ के कारण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, समूह का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार एक अर्ध समूह सामाजिक समूह तो नहीं होता है, लेकिन सामाजिक समूह में अर्ध समूह जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्ध समूह समय और विशेष परिस्थितियों में सामाजिक समूह बन सकते हैं। बच्चों, जो ये अर्ध समूह का हमने अभी जिक्र किया, जो कि वर्ग आधारित होता है, आयु आधारित होता है, लिंग आधारित होता है या विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां जो हम समाज में अर्जित करते हैं उन पर आधारित समूह होते हैं। तो ये जो अर्ध समूह होते हैं वो सामाजिक समूह का निर्माण कर सकते हैं। ये बाद में सामाजिक समूह बन जाते हैं या कहा जाए तो बन सकते हैं। उदाहरण के लिए यह संभव है कि एक विशेष सामाजिक वर्ग या जाति अथवा समुदाय से संबंधित व्यक्ति एक सामूहिक निकाय के रूप में संगठित न हो। ये भी संभव होता है कि सामाजिक वर्ग और जाति समुदाय से संबंधित जो वो व्यक्ति हैं वो एक सामूहिक निकाय के रूप में संगठित न हो। उनमें अभी हम की भावना आनी बाकी हो, परंतु वर्ग और जाति ने समय के साथ साथ राजनीतिक दलों को जन्म दिया है। क्योंकि अर्ध समूह हम उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी उनमें हम की भावना नहीं आई होती है। जब उसमें हम की भावना आ जाती है तब ये सामाजिक समूह का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अर्ध समूह सामाजिक समूह तब बनते हैं जब उनमें हम की भावना आ जाती है। परंतु वर्ग और जाति ने समय के साथ साथ राजनीतिक दलों को जन्म दिया है। भारत का उदाहरण यदि लिया जाए तो यहाँ वर्ग और जाति ने बाद में जाकर के सामाजिक समूहों का निर्माण कर लिया है और विभिन्न प्रकार के दलों का भी निर्माण हुआ है इसी अर्ध समूह के द्वारा, जब उनमें हम की भावना आ गई। तो इस प्रकार से अर्ध समूह जो है सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं और इस प्रकार समाज में वर्ग जाति जो है ये हमारे भारत की विशेषता है और भारत में जो सामाजिक समूहों का निर्माण हुआ है या अर्ध समूहों का निर्माण हुआ है उसका एक अच्छा उदाहरण है वर्ग और जाति। उसी प्रकार भारत के विभिन्न समुदायों के लोगों ने लंबे उपनिवेश विरोधी संघर्ष के साथ साथ अपनी पहचान एक सामूहिकता और समूह के रूप में विकसित की। तो अगर देखा जाए तो भारत के जो लोग थे वो एक लंबे संघर्ष के बाद भारतीय राष्ट्रवाद के रूप में सामने आया। जो संघर्ष कहा जाता है हमारा स्वाधीनता संग्राम जो कहा गया है, जो कि एक उपनिवेशिक काल के दौर से गुजरा है। हमारा देश भारत इंग्लैंड का उपनिवेश हुआ करता था। तो इस उपनिवेश काल के संघर्ष के दौरान एक प्रकार की सामूहिकता का निर्माण होता है और ये सामूहिकता
बाद में विकसित होकर के भारत देश का निर्माण करती है, एक राष्ट्रवाद का के रूप में सामने आती है। तो ये सामूहिकता का जो निर्माण है वो इसका एक अच्छा उदाहरण ये संघर्ष रहा है। इस संघर्ष के दौरान हमारे देश के बहुत सारे देशवासी आपस में इकट्ठा हुए इस संघर्ष हेतु और एक राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्रीय भावना के निर्माण में, एक सामूहिकता के निर्माण में ये अपना योगदान देते हैं। और यहाँ पर अगर इस संघर्ष का अध्ययन किया जाए तो अनेक प्रकार के समूहों का निर्माण यहाँ दृष्टिगत होता है। और यहाँ ये जो संघर्ष दिखाया गया है ये उस संघर्ष को दिखाया गया है जो महात्मा गांधी ने उपनिवेश काल के दौरान एक जो संघर्ष हुआ, एक राष्ट्रीय संघर्ष जो हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन जिसको हम कहते हैं, उसका ये चित्र है जो अनेक प्रकार की समूहों का निर्माण करता है, सामूहिकताओं का निर्माण करता है, जिसमें देश के विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों के लोग आगे आए और अनेक प्रकार के समूहों का निर्माण हुआ, जिसके द्वारा ये लड़ाई लड़ी गई, ये संघर्ष किए गए। तो यहाँ ये उदाहरण इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये सामाजिक समूहों के निर्माण का एक अच्छा उदाहरण है। एक राष्ट्र जिसका मिला जुला अतीत और साझा भविष्य है, महिला आंदोलन में महिलाओं के समूह और संगठनों का विचार सामने रखा। यह सभी उदाहरण इस बात की तरफ ध्यान खींचते हैं कि किस प्रकार सामाजिक समूह उभरते हैं, परिवर्तित होते हैं और संशोधित होते हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो भारत के अतीत को और उसके भविष्य को, तो वहाँ पे महिला आंदोलन भी आपको देखने को मिलेंगे। और बच्चों, जो महिलाओं के समूह को सामने लाता है, महिलाओं के संगठनों को सामने लाता है, उनके संघर्ष को सामने लाता है और देशवासियों के संघर्ष को सामने लाता है, उनके संगठनों को सामने लाता है, उनके आंदोलन को सामने लाता है। तो यहाँ पर हम इन सारे उदाहरणों को यदि देखें तो एक समूह कैसे बनते हैं, कैसे उभरते हैं, कैसे परिवर्तित होते हैं और कैसे संशोधित होते हैं, इसका उदाहरण बहुत अच्छा है ये, क्योंकि इसी के द्वारा भारतीयता का जन्म हुआ है, राष्ट्रीयता का जन्म हुआ। और इसी प्रकार यदि हम देखें तो विश्व की अनेक सभ्यताओं में अनेक प्रकार के समूहों का निर्माण होता रहता है और परिवर्तन होता रहता है और उसमें संशोधन होता रहता है। तो इस प्रकार से सामाजिक समूहों का निर्माण सदैव चलता रहता है और पहले भी सामाजिक समूहों का निर्माण होता रहा है, आज भी हो रहा है और आगे भी इस प्रकार की सामाजिक समूह का निर्माण होगा और सामूहिकताओं का भी निर्माण होता रहेगा। तो आइए हम देख लेते हैं बच्चों कि सामाजिक समूह की विशेषताएं क्या क्या हैं, क्योंकि सामाजिक समूह में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो समूह के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। तो पहली विशेषता है कि निरंतरता के लिए दीर्घ अस्थायी अंतःक्रिया हो। तो सामाजिक समूह में जो निरंतरता बनी रहे, इसके लिए उनका जो दीर्घ अस्थायी अंतःक्रिया होना जरूरी है। व्यक्तियों के बीच में जितनी ही अंतःक्रिया अस्थाई होगी, दीर्घ होगी, उतना ही निरंतरता समाज में बनी रहेगी। तो दूसरा है अंतःक्रियाओं का स्थिर प्रतिमान हो। जो अंतःक्रिया व्यक्तियों के बीच में होती है उसका एक स्थिर प्रतिमान हो, एक निश्चित व्यवहार के तहत, प्रतिमान के तहत वो अंतर्क्रिया करें, तब जाकर के एक सामाजिक समूह का निर्माण होता है। अगर ये प्रतिमान बदलते रहेंगे तो एक निश्चित प्रकार का सामाजिक समूह नहीं बन सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है सामाजिक समूह के निर्माण में। पहली तो दीर्घ अस्थायी अंतःक्रिया एक महत्वपूर्ण विशेषता है, उसके बाद उसमें स्थिर प्रतिमान होने चाहिए और व्यक्तियों का मूर्त संगठन होना चाहिए। मूर्त संगठन कहते हैं बच्चों जो संगठन दिखाई दे, ऐसा ना हो कि ये संगठन कहीं दिखाई ना दे, ये संगठन व्यक्तियों का दिखाई दे और जिसे हम मूर्त संगठन कहेंगे। इनका एक निश्चित ढांचा होना चाहिए जो सामाजिक समूह का हम निर्माण कर रहे हो।
पांचवी विशेषता है कार्यात्मक विभाजन होना चाहिए। इसमें जो भी सामाजिक समूह का हम निर्माण करते हैं वो किसी विशेष उद्देश्य से बनाए जाते हैं, विशेष जरूरत और हित से बनाए जाते हैं, उनके अपने स्वार्थ होते हैं। तो उसमें कार्य महत्वपूर्ण होता है कि किस कार्य से उस समूह का निर्माण किया जा रहा है। तो कार्यात्मक विभाजन बहुत एक महत्वपूर्ण विशेषता है सामाजिक समूह का। इसके बाद है समान सदस्यता होनी चाहिए, उसके जो सदस्य हैं वो लगभग समान होने चाहिए। इसके बाद ऐच्छिक सदस्यता होनी चाहिए। सामाजिक समूह की जो विशेषता है उसमें है ऐच्छिक सदस्यता होनी चाहिए। जबरदस्ती के सदस्य उसमें शामिल नहीं होते हैं सामाजिक समूह में। उसमें कुछ आदर्श नियम होते हैं प्रत्येक समाज के, प्रत्येक समूह के, और उन नियमों की प्रधानता होती है। सामाजिक लक्ष्य होता है उसका एक अपना, और निश्चित आकार होता है सामाजिक समूह का। तो ये सारी विशेषताएं एक सामाजिक समूह में यदि पाई जाती हैं तब वो हम सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यदि इन विशेषताएं का अभाव होगा तो उसे हम सामाजिक समूह नहीं कहेंगे। अतः एक सामाजिक समूहों से तात्पर्य निरंतर अंतर्क्रिया करने वाले उन व्यक्तियों से है जो एक समाज में समान रुचि, संस्कृति, मूल्यों और मानकों को बांटते हैं। तो यहाँ अगर हम संक्षेप में उसके अर्थ को निकालना चाहें सामाजिक समूह के, तो उसमें एक निरंतर निश्चित अंतर्क्रिया हो, जिन लोगों के बीच में समान रुचि हो, समान संस्कृति हो, मूल्य हो और मानक हो। तो ये समान चीज़ें मिल करके और निश्चित अंतर्क्रिया के तहत सामाजिक समूहों का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार हम संक्षेप में देखें तो सामाजिक समूह व्यक्तियों का वह संग्रह है जिनके बीच में अंतःक्रिया होती है, उनमें एक निश्चित समीपता होती है और वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और उनके जो रुचि है, संस्कृति है, मूल्य है और मानक है वो समान होते हैं और वो एक दूसरे को बांटते हुए होते हैं। बच्चों, आपकी कक्षा यहीं समाप्त होती है। आइए देख लेते हैं इस भाग में हमने क्या क्या अध्ययन किया। सबसे पहले हमने अध्ययन किया सामाजिक समूह और समाज के विषय में, जो कि समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणा है। इसके बाद हमने अध्ययन किया समुच्चय का, जो कि सामाजिक समूह के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद हमने अध्ययन किया अर्ध समूह का, जो कि सामाजिक समूह के निर्माण में प्राथमिक स्तर का कार्य करता है। इसके बाद हमने देखा कि सामाजिक समूह की विशेषताएं कौन कौन सी हैं जिससे सामाजिक समूह का निर्माण होता है। आइए बच्चों, हम देख लेते हैं आपका अभ्यास कार्य। आपका पहला प्रश्न है समाज से क्या तात्पर्य है। आपका दूसरा प्रश्न है सामाजिक समूह को परिभाषित कीजिए, और तीसरा प्रश्न है सामाजिक समूह की विशेषताएं बताइए। आपका चौथा प्रश्न है अर्ध समूह किसे कहते हैं। तो बच्चों, ये कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।